गाजा युद्ध का आज 38वां दिन है और अब 4 अस्पतालों में इजराइल ने हमास की सर्जरी शुरू कर दी है। गाजा पर कंट्रोल के लिए अब मध्य पूर्व में 4 फ्रंट पर वॉर चल गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो सकती है। इस बीच युद्ध क्षेत्र से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास का हिटलर कनेक्शन आज आपके होश उड़ा देगा। वो तमाम सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस युद्ध की 3 बड़ी तस्वीरें। समुद्र के नीचे हमास के हथियार छिपे होने का सबूत सामने आया है। समुद्र के नीचे देखिए कैसे तलहटी में हमास के हथियार छिपे हुए हैं। यह उसका वीडियो है। यह बताता है कि केवल जमीन और आसमान ही नहीं, बल्कि अब तो समंदर में भी हमास ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। इसके सबूत सामने आ गए हैं। ये समुद्र के नीचे हमास के हथियार मिले हैं। और एक और बड़ी तस्वीर, अल तवाम बेत हनून में हमास आईडीएफ की सीधी जंग। देखिए ये बेत हनून है जो कि उत्तरी गाजा का इलाका है, और यहां पर देखिए आईडीएफ और हमास की सीधी जंग की तस्वीर सामने। यानी जो ग्राउंड ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो और ज्यादा इंटेंस होता हुआ, और ज्यादा चरम पर पहुंचता हुआ। ये अल तवाम है बेत हनून की एक जगह जहां पर हमास और आईडीएफ में सीधी जंग की तस्वीरें सामने आई है। और एक और तस्वीर, साउथ गाजा के खान यूनिस पर हवाई हमला। साउथ गाजा के खान यूनिस पर हवाई हमले की तस्वीरें देखिए। यानी नॉर्थ टू साउथ पूरे गाजा में इस वक्त आईडीएफ जमकर ऑपरेशन चला रही है, जमकर हमले कर रही है, हवाई हमले कर रही है। ये देखिए साउथ गाजा के खान यूनिस पर यह हवाई हमला हुआ है। खान यूनिस जो कि बिल्कुल साउथ गाजा में जो पड़ता है, और वहां से फिर राफा से फिर इजिप्ट, यानी नॉर्थ टू साउथ हर तरफ इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्स कुछ इस तरह से एक्शन में। तो देखिए ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको था कि आपको बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है गाजा में। और आप देखिए 4 अस्पतालों में हमास की सर्जरी, क्वेश्चन मार्क। अस्पताल बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बन गए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। आप कह सकते हैं एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। क्यों, यह हम आपको आगे बताएंगे। आपको बताएंगे कि हमास की सर्जरी कैसे हुई है वहां पर, कैसे अस्पतालों में हमास के लिए वहां पर आईडीएफ ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है, और जिनको हमास अस्पताल कह रहा है उनको क्यों नेतन्याहू की सेना हमास के अड्डे कह रही है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर जो आ रही है वो देखिए, 24 घंटे में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ यूनिवर्सिटी में हमास पर स्ट्राइक की है आईडीएफ ने। कुछ यूनिवर्सिटी में हमास का हेडक्वार्टर मिला है। अस्पताल, यूनिवर्सिटी, अबू बकर मस्जिद में रॉकेट लॉन्च पैड होने का खुलासा हुआ है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद आईडीएफ की वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और यह बहुत बड़ी खबर। 4 अस्पतालों में हमास की सर्जरी, लेकिन यह सर्जरी केवल अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है। यह सर्जरी स्कूलों में, यह सर्जरी यूनिवर्सिटीज में, हर उस जगह पर जहां पर आईडीएफ को अंदेशा है कि हमास छिपा हो सकता है, वहां यह सर्जरी चल रही है। तो गाजा की जंग इन दिनों अस्पतालों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक इन अस्पतालों के नीचे हमास की टेरर टनल्स हैं, जहां हमास के कमांडर और लड़ाके छिपे हुए हैं। इन दिनों 4 अस्पताल इजराइल के रडार पर हैं। ये अस्पताल है अल शिफा, अल अवदा, अल कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल। आलम यह है कि 36 में से 20 अस्पताल बंद हो चुके हैं। 36 में से 20 अस्पताल। ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये जो 4 अस्पताल दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया, अल कुद्स, अल अवदा और अल शिफा, ये जो 4 अस्पताल आप देख रहे हैं, ये जो 4 अस्पताल बड़े अस्पताल हैं, ये हमास के लिए, हमास के सेंटर का, नॉर्थ गाजा के इलाके के ये बहुत बड़े अस्पताल जो हैं, ये जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिस तरह से नॉर्थ गाजा में देखिए, ऊपर से नॉर्थ गाजा, फिर गाजा सिटी, फिर नीचे आइए आप जहां पे वादी गाजा है,
यहां तक जहां तक ये अस्पताल है, ये हमास के सबसे बड़े अड्डे क्यों हैं? इनकी लोकेशन देखिए, एक तरफ इजराइल जहां पर गाजा इजराइल वाला बॉर्डर, उधर दूसरी तरफ देखिए कोस्टल रोड। ये सब बहुत स्ट्रैटेजिकली यहां पर हमास ने अपने अड्डे बनाए हैं। अभी अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन अगली हमारी रिपोर्ट देखिए। गाजा के अस्पतालों में सबसे ज्यादा चर्चा अल शिफा हॉस्पिटल की है। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इजराइल के मुताबिक इस अस्पताल के नीचे सुरंग है, सुरंग में हमास का कमांड सेंटर है और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, जहां हमास के बड़े नेता मौजूद हैं। इसी सुरंग में इजरायली बंधकों को भी रखा गया है। ऐसे में इस अस्पताल को इजरायली सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है। एक रास्ता सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि यहां के मरीज, यहां के डॉक्टर और यहां पनाह लिए लोग निकल सकें। अल शिफा हॉस्पिटल में अभी भी 3000 मरीज और स्टाफ के मौजूद होने की खबर है, लेकिन 72 घंटे से यहां ना पानी है, ना बिजली है, ना ईंधन है। ऐसे में सिर्फ रविवार को ही 3 नवजात समेत 9 मरीजों की मौत का दावा किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए 300 लीटर ईंधन भेजा, लेकिन हमास ने इस ईंधन को, इस फ्यूल को अस्पताल तक पहुंचने ही नहीं दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस आरोप को खारिज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह अस्पताल इस पूरी वॉर के कैसे एपी सेंटर बनते जा रहे हैं, खासकर ये अल शिफा अस्पताल, जिसका पहले दिन से नाम लिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल शैलेंद्र सिंह है एज डिफेंस एक्सपर्ट। मैं जनरल मेस्टन शुरुआत आपसे करूंगा। जनरल मेस्टन, अस्पताल है या हमास के अड्डे, ये कैसे डिफाइन होगा? देखिए, साफ है कि ये जो भी अस्पताल हैं, ये आज की तारीख में चाहे अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप हो, ये सब इजरायली सेना के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। कारण हमास इनको यूज़ कर रहा है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं और वहाँ से इनके फायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अंडरग्राउंड इनके टनल्स हैं, तो सब कुछ वहाँ पर इनका है और ख़ुद ये वहाँ पर आम जनता के साथ मिक्स होके घूम रहे हैं, जिससे इनको टारगेट ना किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वॉर हो चुका है। खासकर ये जो एपी सेंटर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैं बोलूँगा आज की तारीख में, तो ये लेजिटिमेट टारगेट जो इजराइल ने चुने हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब सवाल उठता है इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ के जो पेशेंट्स, डॉक्टर्स, जो आम जनता है और इनके खुद के होस्टेजेस, इजरायली जो जनता वहाँ पर होस्टेजेस के तौर पे हैं। तो ये सब देखते हुए ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, ये आसान ऑपरेशन नहीं है। ये आसान ऑपरेशन नहीं है जो आप कह रहे हैं सर, और यही सबसे बड़ा सवाल है। जनरल अस्थाना, ये हमास की स्ट्रैटेजी साफ दिखती है कि उसने उन जगहों पर अड्डे बनाए हैं जहां पर उसको ह्यूमन शील्ड मिल सके, जैसे ये हॉस्पिटल्स। अब आपके मुताबिक आईडीएफ इस चैलेंज को कैसे पार पाएगी? क्योंकि अगर वो इस अस्पताल पर ब्लैंकेट बॉम्बार्डिंग करती है, तब तो पूरी दुनिया में और उसके खिलाफ गुस्सा हो जाएगा कि हम मरीजों को, आम लोगों को कैसे मार रही है आईडीएफ। बिल्कुल, यही इस ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है। कारण ये है कि हमास ने जानबूझ के उन जगह को चुना है टनल बनाने के लिए, और टनल के जो एंट्री पॉइंट्स हैं और हेडक्वार्टर हैं वो ऐसी जगह डाले हैं जहां पर उनको पता है कि अगर बम्बार्डमेंट किया जाए तो वो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपने नाम लिया हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जितने इनोसेंट लोगों के सेंटर्स हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी इजराइल को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है। अभी उन्होंने जो कार्रवाई की है उससे ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ चुका है, पूरे वर्ल्ड में निंदा हो रही है। 101 वर्कर्स यूनाइटेड नेशंस के मारे जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन भी जो अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये वॉर क्राइम है, और ये इजराइल की तरफ से भी वॉर क्राइम माना जाएगा, क्योंकि मास एक्सोडस जो लोगों को हटाना वो भी एक वॉर क्राइम माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के पास में ऑप्शंस भी बहुत नहीं, मैं तो इससे आगे का सवाल पूछता हूं। ऑलरेडी एक कोट किया जा रहा है कर्नल शैलेंद्र की 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और उसमें वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि ये हमास के लोग हैं या गाजा के लोग हैं। अमूमन यही कहा जाता है कि ये आम लोग हैं। फिर क्या इजराइल के सामने कोई मॉरल प्रेशर है इन अस्पतालों पर अटैक नहीं करने को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। इजराइल के ऊपर ही सारे प्रेशर आने चाहिए। इजराइल को ही सिर्फ ह्यूमन राइट्स मानना चाहिए, इजराइल को ही सब कुछ करना चाहिए। वर्ल्ड कम्युनिटी भी इजराइल के फेवर में नहीं आनी चाहिए। ये आपने अब एक एजेंडा बना लिया है। मैं आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उससे अपने आप कंपेयर कर लीजिए। आपने बोला 11,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। क्यों?
11,000 पैलेस्टीनियन मर गए, गाजा पट्टी में मर गए, तो इनह्यूमन हो गया। 1400 लोग 7 तारीख को मरे, उसका कोई मेंशन नहीं, कोई जिक्र नहीं। 240-42 लोग बंधक बनाए गए, वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज थे। अगर जिनीवा कन्वेंशन आपने लगाना है तो हर एक आदमी पर एक जैसा लगाइए, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अरे तो सर, आप हमारे साथ होगा। हमास को और इजराइल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हमास एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह काम कर रहा है, तो उसे टेररिस्ट मानिए, उसे टेररिस्ट मानिए। और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हो रही है, ये पैलेस्टीन के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमास टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई है। और टेररिस्ट का बयान पढ़ लीजिए, पैलेस्टीनियन हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या बोला है। कल रात को 8 बजे उन्होंने बोला था एयर स्ट्राइक्स अराउंड हॉस्पिटल, मान ली बात। आज सुबह 9 बजे उन्होंने बोला है हैवी फाइटिंग एट आवर गेट, गेट पर फाइटिंग हो रही है और एयर बम्बार्डमेंट हो रही है, और उसके बावजूद आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है। झूठ की भी इंतहा होती है। देखिए, इजराइल न केवल हमास के ऊपर हमले कर रहा है, बल्कि लगातार लेबनान में मौजूद अपने दुश्मन हिजबुल्लाह पर भी बम बरसा रहा है। लेबनान की रॉकेट लॉन्चिंग बिल्डिंग पर किस तरह से अटैक किया इजराइल ने, यह उसकी तस्वीरें। और इजराइल तो कहता है हम मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। और यह बिल्डिंग एक सिविलियन इलाके में बनी हुई थी, चारों तरफ से रिहायशी इमारतें हैं और उसके बीच गुप्त तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। यानी यहां भी वही सेम स्ट्रैटेजी दिखती है कि आम लोगों के बीच एक ऐसी जगह जहां से रॉकेट फायर किए जा सके इजराइल पर बनाओ, और जब इजराइल उस पर अटैक करे तो कहो कि रिहायशी इमारतों पर अटैक है। आप देखिए, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जो शिविर हैं, उनमें, शरणार्थी शिविरों में, स्विमिंग पूल्स के आसपास, स्काउट जो हेडक्वार्टर्स है उनके आसपास, हर जगह से बच्चों के कमरों में तक में सुरंगें मिल रही हैं। तो आप समझिए क्या स्ट्रेटजी है यहां पर। इसी बीच वेस्ट बैंक पे आईडीएफ और हमास का एनकाउंटर, वेस्ट बैंक में भी किस तरह से आईडीएफ और हमास का एनकाउंटर हुआ, ये देखिए। आवाज सुनिए, गोलियों की तड़तड़ाहट, एक्सचेंज ऑफ गन फायर, देखिए। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के कलकिलिया में आईडीएफ की गाड़ी पर किस तरह से हमला हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये अब वेस्ट बैंक में जब से ये 7 अक्टूबर के बाद वॉर शुरू हुई है, तब से धीरे धीरे वहां पर मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब आईडीएफ पूरी तरह से वहां अंदर है, रेड कर रही है। और अब वहां जेनिन में देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है पैलेस्टीनियंस और आईडीएफ के बीच। और अब वहां पर भी कई जगहों से कुछ इस तरह से आईडीएफ पर हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट, ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर अब ईरान से जुड़ी हुई। हमने आपको बताया था, हमने ये सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका और ईरान में अब कुछ हो सकता है। हमास पीआईजे पर ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, यह कहा है ईरान ने। ईरान के वायुसेना चीफ अमीर अली हाजी जादे ने यह बयान दिया है। हमास की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी, यह यहां पर कहता हुआ ईरान। और इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए, जिस अल शिफा हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, उसी अल शिफा हॉस्पिटल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। अल शिफा अस्पताल में 32 मरीजों की मौत, दवाओं की कमी से ये 32 मरीज मारे गए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अल शिफा अस्पताल के महानिदेशक ने यह दावा किया है कि 32 मरीजों की मौत हो गई है, मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, और मौत का कारण दवाओं की कमी बताई गई है। अब ये जो हो रहा है जनरल मेस्टन, अब ये जो हो रहा है, ये तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं सही ठहराएगा कि 32 मरीजों की मौत हो जाए दवाओं की कमी से। अब इसको कैसे जज करेंगे आप? और देखिए, ये जो 32 मरीज का ये रिपोर्ट आई है, पहली बात, रिपोर्ट किसने दी है? हाँ, रिपोर्ट तो दी है हमास ने। दूसरा, कल CNN में मैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट था। उसमें उन्होंने खुद बोला कि हमने इस हॉस्पिटल से तकरीबन 100 लोगों को तो इवैक्यूएट करके पेशेंट्स को और इजरायली फील्ड हॉस्पिटल्स में ले गए हैं।
दूसरा उन्होंने ये भी बोला कई लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ्रांस की एक शिप है मेडिटेरियन में, वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कहने का मतलब है अगर ये डायरेक्टर एक हॉस्पिटल का बोलता है कि ये लोग मर गए हैं, यहाँ पर पेशेंट्स मर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मेरे ख्याल तो साफ है हमास की और ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। जब इजरायली सेना वहाँ पर इनको डीजल दे रहा था वो जनरेटर्स के लिए, वो लेने से इनकार कर दिया। आप वहाँ से ये लोग क्यों नहीं निकल जाते हैं जब उनको पता है वहाँ के डायरेक्टर को कि ये एक्चुअली हमास का एक कमांड कंट्रोल सेंटर है, नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं, बेसमेंट्स हैं जहाँ पर होस्टेजेस हैं, तो वो भी इनका साथ दे रहे हैं। और अब इजरायली सेना पे वो बार बार ठोक रहे हैं कि लेकिन ये तस्वीरें आप कह रहे हैं कि इजराइल वहां पर फ्यूल दे रहा है, हमास ले नहीं रहा, लेकिन हमास तो चाहता है कि यही तस्वीरें दिखा दिखाकर पूरे मिडिल ईस्ट को इस वॉर में ले आए। हमास तो चाहता है कि किसी तरह ईरान और दूसरे मुस्लिम मुल्क आए और इजराइल के खिलाफ एक महायुद्ध छेड़ दें। मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध की आंच में, युद्ध की आग में गिर जाए। देखिए आपको इसी से जुड़ी एक तस्वीर दिखाता हूं, आप समझिएगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त लेबनान, सीरिया, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर 4 फ्रंट पर जंग चल रही है। 4 फ्रंट पर जहां लगातार हो रहे हमले से चारों ओर बम, बारूद और धमाके से तबाही मची पड़ी है। युद्ध का एक फ्रंट लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर है, यहां हमास की तरफ से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। जंग का दूसरा फ्रंट है सीरिया में। सीरिया में अमेरिका और ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। और चौथा फ्रंट वेस्ट बैंक में है। इन दोनों जगहों पर इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस के जवान और जो हमास लड़ाके हैं उनको बीच लगातार युद्ध हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के 4 फ्रंट खुले हुए हैं, जिनमें से एक फ्रंट सीरिया है, जहां अल मयादिन और अल बुकामल में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बेस है और इसी बेस पर रॉकेट सहित कई तरह के हथियारों के भंडार है और कमांड सेंटर भी। यहां रखे हथियारों से ही 5 दिन पहले चरमपंथी गुट ने अमेरिका के एक विमान को टारगेट किया था। बाइडेन के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने बदला लेते हुए अल मयादिन और अल बुकामल बेस पर बमबारी की। 2 हफ्ते पहले भी इन्हीं दोनों लोकेशन के बेहद करीब 2 दूसरे ईरानी बेसेस पर अमेरिका ने बमबारी की थी। तो ये इसी बीच जिस गाजा युद्ध में इजराइल हर दिन $260 मिलियन यानी 2166 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उसका हासिल अब तक क्या है, आइए आपको यह भी दिखा देते हैं। इस युद्ध में 10 नवंबर तक दोनों तरफ से 12,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4,550 फिलिस्तीनी बच्चे शामिल हैं। दोनों तरफ से अब तक 35,490 लोग घायल हैं। गाजा में अब तक 2,22,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। गाजा के 16 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में लगभग 4 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 6 नवंबर तक इजराइल ने गाजा पर 35,000 टन बारूद गिरा दिया। गाजा के 278 स्कूल कॉलेज को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में गाजा में 69 मस्जिद या चर्चेज को नुकसान हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 270 स्वास्थ्य केंद्रों पर इजराइल ने हमले किए। गाजा में 87 एम्बुलेंस भी हमले के शिकार बन गई। गाजा युद्ध में 70% लोगों का विस्थापन हुआ है। युद्ध की कवरेज के दौरान 47 पत्रकारों की जान चली गई, तो संयुक्त राष्ट्र के 101 कर्मी भी मारे गए हैं। जनरल स्थाना, यह युद्ध कभी सस्ता नहीं पड़ता, ना कभी 50 साल पहले, ना आगे 50 साल बाद। लेकिन इस युद्ध की असली कीमत क्या हम इन आंकड़ों में देखें या वो देखें जो इस वक्त गाजा और इजराइल के लोग चुका रहे हैं? देखिए, इस युद्ध की भीषणता को इस चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है कि जितने औरतें और बच्चे इस 1 महीने की लड़ाई में मरे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में 1 साल में इतने नहीं मरे। तो इतनी भीषण तरीके से मौतें हो रही हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने बदला तो लेना है और पनिशमेंट टेररिस्ट को करनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल, मेरे को लगता है कि अपनी एक वर्ल्ड प्रेशर भी झेलने की ताकत में है और झेलेगा। उसी मुताबिक अमेरिका ने कोशिश की है कि किसी तरीके से पूरी जो ये लड़ाई का एरिया है इसको आइसोलेट किया जाए। आपने देखा होगा कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे बाकी जो उनको हमास को सपोर्ट करने वाले हैं, वो स्टैंड ऑफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में लड़ाई किसी ने शुरू नहीं की है। तो इसका मतलब एक अमेरिका का मैसेज जो है उसका इफेक्ट है कुछ हद तक, नहीं अदरवाइज अभी तक हिजबुल्लाह लड़ाई में उतर गया होता। दूसरी चीज यह है कि इजराइल को भी के ऊपर भी प्रेशर है अमेरिका का कि कृपा करके इसको जल्दी करो और कोशिश करो कि कम से कम कैजुअल्टी हो।
अभी जैसे ये टनल की लड़ाई है, ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है। मैं अभी कुछ ही समय पहले वियतनाम में सारी टनल देख के आया हूँ और स्टडी करके आया हूँ। इसमें बहुत मुश्किल होती है और अभी इजरायली क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी टनल बर्बाद नहीं कर सकते। 250 किलोमीटर की टनल बर्बाद करना एक साल में भी पूरा बारूद लगाने के बाद भी नहीं होगा। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि जो उनका टनल के एंट्री पॉइंट्स हैं उनको उड़ा दो और जो टनल को अनयूजेबल कर दो। मिस्र की खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले शर्त रखी है। इब्राहिम हमीद की रिहाई की शर्त रखी है हमास ने कहा इब्राहिम की आजादी के बाद ही बंधकों की रिहाई होगी। अगर शर्त नहीं मानी तो कोई समझौता नहीं होगा। वेस्ट बैंक में हमास का सैन्य कमांडर था इब्राहिम हमीद, जो इस वक्त इजराइल की गिरफ्त में है और हमास चाहता है कि हमीद की रिहाई हो तभी बंधक छोड़े जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं हमास की यह शर्त क्या इजराइल मानता है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह का वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह का एक वीडियो, कैसे जलती हुई इजराइल की गाड़ियां हिजबुल्लाह के हमले में दिखी हैं, यह आपके सामने। हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी असेट्स को टारगेट कर रहा है, उनकी गाड़ियों को टारगेट कर रहा है, उनके घरों को टारगेट कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। यह वीडियो देखिए, यह हिजबुल्लाह का अटैक और इजराइल की जलती हुई गाड़ियां धू धू करके कैसे ये गाड़ियां जल रही हैं। और इजराइल के बेस पर हिजबुल्लाह अटैक का दावा, यह भी देखिए आप। इजराइल का बेस है लेबनान बॉर्डर पर और हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने कुछ इस तरह से अटैक करके, बमबारी करके इजराइल के बेस को इस तरह से उड़ा दिया। और एक और बड़ी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। अल शती कैंप में इजरायली टैंक और रॉकेट का एक्शन देखिए। इजराइल के टैंक लगातार गरज रहे हैं, रॉकेट लगातार बरस रहे हैं और लगातार इनका एक्शन जारी है, क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा रखी है कि हमास के खात्मे तक यह कार्रवाई नहीं रुकने वाली, यह युद्ध नहीं रुकने वाला, इजराइल की सेना नहीं रुकने वाली। और समुद्र के किनारे आप देखिए, समुद्र के बगल में बिल्कुल कोस्टल रोड तक टैंक पहुंच गए हैं और ये समुद्र के किनारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अमूमन ऐसी जगहों पर टूरिस्ट दिखते हैं जहां आज इजराइल के टैंक दिख रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इजराइल की जासूसी क्रेन पर हिजबुल्लाह का अटैक। यानी हिजबुल्लाह पहले इजराइल के सर्विलांस टावर को निशाना बना रहा था, उनके कैमरों को निशाना बना रहा था, अब जासूसी क्रेन पर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। ये देखिए, ये क्रेन्स लगाई गई हैं इजराइल की तरफ से, क्योंकि टावर को लगातार टारगेट कर रहा है। ये हिजबुल्लाह का दावा है कि ये स्पाइंग क्रेन्स हैं, जासूसी करने वाली क्रेन्स हैं, जिस पर इजराइल जासूसी जिनके जरिए करता है और हिजबुल्लाह इनको निशाना बना रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, गाजा युद्ध के विस्तार की आशंका। गाजा युद्ध का विस्तार हो सकता है, यह बड़ी खबर आ रही है, यह अब आपको दिखाता हूं मैं। आईडीएफ ने कहा बेरूत से तेहरान तक जंग के लिए तैयार है। यह बहुत बड़ी खबर है। आईडीएफ को यानी मालूम है कि अगर ईरान और लेबनान भी आते हैं तो वो उनसे लड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह का खात्मा करेगी आईडीएफ, यह कहा इजराइल की सेना ने। ईरान समर्थित आतंक का अंत करेंगे, इजरायली सेनाओं की रक्षा करेंगे। तो क्या 6 डे वॉर फिर से होगी? क्या 6 देश एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ आएंगे? हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो कत्लेआम किया वो उसके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। अभी तक मैं 6 डे वॉर की बात कर रहा था, लेकिन पहले अब इसकी बात कर लीजिए। अभी ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, आपको समझना चाहिए कि क्या था 7 अक्टूबर का हमला, क्या बड़ा खुलासा है। एक बार फिर से आपको बताता हूं। देखिए, 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल में कत्लेआम किया वो उसके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। हमास के प्लान का दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक था, जहां वो इजराइल की तरह ही नरसंहार करना चाहता था। वेस्ट बैंक, जी हां, जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं, जहां पर इजरायली रहते हैं। यह खुलासा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। इजराइल के किबुट्ज के बीरी में मारे गए हमास लड़ाके से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर इजरायली सेना के होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाके से एक नोटबुक मिली जिसमें लिखा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंधक बनाओ। 7 अक्टूबर को मारे गए हमास लड़ाकों में से कई नक्शे, तस्वीरें, नोट, उपकरण और खाने पीने की चीजें मिली हैं जो ये बताती हैं कि हमास का इरादा बेहद खौफनाक था। मारे गए हमास लड़ाकों से गैस कैनिस्टर,
हथकड़ियां और ग्रेनेड मिले। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर का हमला 1 साल की लंबी ट्रेनिंग का नतीजा था। दावे के मुताबिक गाजा में सैकड़ों लड़ाकों ने AK-47, हैंडगन और ग्रेनेड लॉन्चर्स की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर, अल कसम ब्रिगेड का इजरायली सेना पर हमला। 4 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है हमास की अल कसम ब्रिगेड ने। उत्तर पश्चिम गाजा में भीषण जंग चल रही है और इसी बीच 4 IDF के वाहनों को निशाना बनाया है अल कसम ब्रिगेड ने। उधर इजरायल ने लेबनान पर तोप से गोले दागे हैं। इजरायल लेबनान को छोड़ नहीं रहा है, हिजबुल्लाह को बिल्कुल अपने टारगेट पर रखे हुए है। वो तो कह रहा है कि हम तैयार हैं बैरूत से लेकर तेहरान तक लड़ने के लिए। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है इजरायल ने। तो इजरायल की सेना ने हमास के एक आतंकी अड्डे से जर्मन तानाशाह हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मिलने का दावा किया है। हमास का हिटलर कनेक्शन आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको। यह किताब मीन कैंप का अरबी अनुवाद है जिसे IDF ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह आपके सामने यह किताब है, यह इसका अरबी अनुवाद है। हिटलर बताएगा हमास जीत जाएगा। यह समझिए हिटलर कनेक्शन। इजरायली सेना के मुताबिक यह किताब एक बच्चे के कमरे से मिली है जिसे हमास के लड़ाके अपने आतंकी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। IDF ने इस किताब के अंदर के एक पेज को भी शेयर किया है। इस पेज में यह है वो पेज जिसमें कुछ लाइनें हाईलाइट की गई थी। इनका हिंदी में क्या मतलब है आपको यह भी बताता हूं। देखिए, केवल जब हमारी सीमाओं में अंतिम जर्मन शामिल होंगे और हम उनकी आजीविका सुरक्षित नहीं कर सकते तो क्या हमें अन्य भूमि पर कब्जा करने का नैतिक अधिकार होगा। यह हाईलाइट की हुई थी। इसमें एक लाइन और हाईलाइट की हुई है, तलवार जुताई यानी खेती, तलवार जुताई का उपकरण बन जाएगी और युद्ध के आंसुओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए रोटी पैदा होगी। ये हमास ने जो हिटलर की खुद की बायोग्राफी है जिसमें वो अरबी के अनुवाद में हाईलाइट किया हुआ है कर्नल शैलेंद्र, ये आइडियोलॉजी क्या बताती है। अगर जूस के सामने कोई लड़ रहा हो, यहूदियों के सामने, और हिटलर को फॉलो कर रहा हो तो क्या तस्वीर समझ में आती है। आपको समझ अपने आप आ जानी चाहिए। यही तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है जो दुनिया ढूंढ रही है। वो 57 कंट्रीज सो कॉल्ड इस्लामिक क्या ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। ये सिखाता है इस्लाम, मत करिए बदनाम इस्लाम को। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। आप अभी जब थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहे थे, आप ये दोनों फोटो में देखिए फर्क। एक फोटो में एक आदमी कैसा लग रहा है, खूंखार लग रहा है। आइए आप इधर आइए, आइए कर्नल शैलेंद्र आइए, दिखाइए जरा मुझे वो फिर से दिखाइए। कर्नल शैलेंद्र शायद फोटोज कुछ यहाँ पर सब पकड़ पा रहे हैं। नहीं जी बताइए। हिटलर के एक्सप्रेशंस देखिए, हेट के भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लिखा गया होगा और इन्होंने पढ़ा होगा तो इनके लिए सामने यहूदी दिख रहा होगा, इसलिए इनके एक्सप्रेशन ये है। वो दूसरे वाले में भी जब आप नेतन्याहू के साथ दूसरा दिखाते हैं, एक बार देखिए उस फोटो को, उनकी आंखें बताती है कौन क्या बोल रहा है। यस, वो आप दिखाइए, देखिए एक बार दिखाइए। नोटिस करिए, दिखा रहे थे जो हमारा मास्टर है वो दिखाइए। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज इनकी हम देख रहे हैं, अगर आप उनकी भी देखेंगे। मैं आपको एक और, ये देखिए आंख देखिए, ये आंखें देखिए, इन आंखों में और इस आंख में कितना फर्क है अब आप देख लीजिए। दीज आर मीनिंगफुल हम्बल आईज एंड दैट इज द आई ऑफ हेट्रेड। आप देख लीजिए आपके सामने। ये लोग वो देख रहे हैं जो हिटलर ने देखा था। ये श्रीमान जी देख रहे हैं हिटलर और इनका एनिमी कौन था? कोई दुनिया थी, जमीन थी। आनिया हो या हिटलर हो, यहूदी के दुश्मन दोनों हैं। बिकॉज़ वो आपके लिए फॉलो कर रहे हैं ना भाई। अब तो खुलकर बात आ रही है, बच्चों को फॉलो कर रहे हैं। आप एक काम करिए, पैलेस्टीन गाजा पट्टी में जो बच्चों के लिए कॉमिक्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, जरा कृपया कर गूगल कर अभी देख लीजिए। वहां क्या दिखाया जा रहा है? वहां क्या दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा अपना बैग लेकर जा रहा है, कहीं पर उसने देखा कि किसी का घर इजरायली है, क्योंकि ऐसा नहीं है गाजा पट्टी में इजरायली नहीं है। गए, बैग छोड़कर आए, और जब वापस मुड़े और निकल कर आ गए और वो बम फटा और वो घर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस बच्चे को पता है क्या बोला गया? तुम रह गए शहीद होने से। और अगर बच्चा वहां मर गया तो शहीद हो गए भगवान इस्लाम के नाम पर। आप 1, 2, 3, 4, 5, 7 साल के बच्चे को यह सिखाएं। आपको मालूम है जो आप कह रहे हैं, शनिवार को एक वीडियो आया था हमारे पास
एक स्कूल प्ले चल रहा है, स्कूल में बच्चों को हमास अब से इन्फ्लुएंस है या जो भी है, उन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है इजराइल में हमले की। फिलिस्तीन गजा पट्टी में वो स्कूल है, वहां एक प्ले चल रहा है। जैसे हम सब जाते हैं अपने बच्चों के प्लेस देखने, वहां पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वो उस प्ले को चीयर कर रहे हैं जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इजराइल पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे। और वो बड़ा प्रोफेशनल टाइप का उनका वो प्ले लग रहा है, जैसे लग रहा है उनको बचपन से ही सिखाया जा रहा है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही। आप बच्चे को मिसगाइड कर ले, मेरे समझ में आ गया, क्योंकि वो तो बेचारा बुद्धि में अभी बढ़ रहा है। हाँ। ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं सो कॉल्ड कंट्रीज में, यूके में, फ्रांस में, यहां वहां 50 जगह, एक लाइन कॉमन क्यों है? किल द ज्यूज, किल द ज्यूज। क्यों? यह है आपका ह्यूमैनिटेरियन। 57 कंट्री इस्लामिक क्यों नहीं बोल सकते कि जैसे आज मैंने पहली बार देखा किसी चैनल को यह बोलते हुए कि 12,000 दोनों तरफ से मारे गए हैं। आपका अकेला पहला चैनल है जिसने दोनों तरफ की बात करी। सारे के सारे 11,000 वो जो 1400 मरे। ये वीडियो आ गया। देखिए जनरल साहब आप भी आइए यहाँ पे, आप भी कल शायद आप भी रहिए, ये आप दोनों वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए सर, क्या किसी स्कूल में इस तरह से किसी बच्चे को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जहां पर उनको बताया जाता है कि आप दोनों अंदर आ जाइए थोड़ा और आगे आइए। ये वीडियो क्या बताता है जनरल साहब, ये क्या बताता है ये वीडियो देखिए सर। देखिए हमास आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी, ये बच्चे हैं गाजा के। देखिए हमास एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और उन हमास का जो मानना है वो ये है कि ज्यूज नहीं होने चाहिए, इजराइल होना ही नहीं चाहिए, उनका ये मानना है। वो 2 स्टेट में विश्वास नहीं रखते। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ये कर रहे हैं। उन्होंने जो ये प्लानिंग भी बनाई है वो भी इस हिसाब से बनाई है कि इजराइल को इतना नाराज करो कि वो अब जब वो अटैक करे तो इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो कि सारे के सारे जो जिहादी हैं और जितने रेडिकल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे के सारे हमारे साथ मिल जाए। ये कैसे भूल सकता है 1933 टू 1945 12 सालों में 60 लाख यहूदी मारे गए थे सर। 12 सालों में 60 लाख यहूदी। क्या वही वो मानसिकता हमास वालों को ट्रेनिंग देते बताइए? आप ये जो बच्चों वाला देख रहे हैं ना, इसको जरा एनालाइज करवा लीजिएगा। ये पता है क्या है? ये समर कैंप है वहां का। वहां पर वीकेंड कैंप होता है, समर कैंप होता है। वीकेंड कैंप होता है सिर्फ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए, टनल्स के बीच में से घुसने के लिए, बच्चों के एडवेंचर के लिए। वहां से इन्हें लूर किया जा रहा है, उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है। मैं बताऊं आपको, इसको सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या वहां बच्चों को सिखाया जा रहा है। गाजा के मुद्दे पर इजराइल को अलग थलग करने के मिडिल ईस्ट के प्रयास लगातार नाकाम हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अब रेफरेंडम की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भूमध्य सागर से लेकर जॉर्डन नदी तक के बीच जितने भी लोग रह रहे हैं, भूमध्य सागर से लेकर जॉर्डन नदी के बीच, उनमें जन्नत संग्रह करवाया जाए। साथ ही हर फिलिस्तीनी इस जन्नत संग्रह में हिस्सा ले। ईरान इस इलाके में न सिर्फ रेफरेंडम करवाना चाहता है बल्कि इसे फिलिस्तीन राष्ट्र बनाना चाहता है। ईरान और रईसी का मकसद सिर्फ एक है, दुनिया के नक्शे से इजराइल का वजूद मिटाना। अब आपको गाजा पर कंट्रोल की कहानी बताते हैं। मल्टी नेशन फोर्स की तैनाती हो या फिलिस्तीन के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, पीएलओ के पास अधिकार सैन्य जुंटा लगाकर और फाइनली इजराइल का ही कब्जा रहे। यह गाजा पर कंट्रोल करने की कहानी यहां पर अभी ये तमाम तरह की थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन जनरल मैस्टन, सबसे बड़ा आपको यहां पर पॉसिबल पॉइंट क्या दिखता है? गाजा पर अब आने वाले दिनों में किसका कंट्रोल होगा, कोई मल्टीनेशनल फोर्स या इजराइल? देखिए साफ है, गाजा में जब ये पूरा कैप्चर हो जाएगा या हमास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका पूरा कमांड कंट्रोल मेरे को लगता है इजरायली सेना के पास होगा, क्योंकि वो इस इलाके को डी रेडिकलाइज करना चाहेंगे और डी मिलिटराइज करना चाहेंगे। डी रेडिकलाइज, ये जो बच्चे जैसे यहाँ शिक्षा है वो वहाँ पर अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे। ये कौन सी एजुकेशन है जहाँ आप बच्चों को टेररिस्ट बना रहे हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे हैं? तो उनको जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनकी माँओं को एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये डी रेडिकलाइज करने का इजरायली का एक प्लान रहेगा और साथ ही डी मिलिटराइज करना। और ये काफ़ी लंबे समय तक मेरे को लगता है वहाँ कंट्रोल रहेगा। ये गलती IDF फिर से नहीं करेगी। पहले भी उन्होंने गाजा को विकेट किया, फिर उन्होंने पैलेस्टीन अथॉरिटी को हैंड ओवर किया, पैलेस्टीन अथॉरिटी को तो तुरंत फतेह को निकाल दिया हमास ने, और आज सारा परिणाम क्या हुआ है, इजरायली के ऊपर क्या हमला हुआ 7 अक्टूबर का। ठीक बात तो मेरे को लगता है अपनी गलती से अभी इजराइल रिपीट नहीं करेगा, इजराइल रिपीट नहीं करेगा गलती।
इजराइल गाजा को अब फ्री नहीं छोड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं तो देखते हैं आने वाले दिनों में आपकी बात कितनी सही होती है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर, फिलिस्तीनियों के खाली मकान पर इजराइल ने बमबारी की है। खाली मकानों को भी नहीं छोड़ रहा इजराइल, कोई भी वहां पर एक भी लूप होल छोड़ना नहीं है। आने वाले दिनों में कोई खतरा ना बन सके वो जगह वो नहीं छोड़ रहा। इसी बीच देखिए इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, बाल बाल बचे पत्रकार भी बहुत जान गंवा रहे हैं। युद्ध के क्षेत्र में एक लड़ाई पत्रकार भी लड़ता है और वो आपके सामने है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली सेना का एक्शन। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर रेड। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर रेड डाली है। कई हिजबुल्लाह के लड़ाके गिरफ्तार किए हैं। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में इजरायल सेना घुसकर ऑपरेशन चला रही है। और देखिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कुछ इस तरह से आईडीएफ ने गिरफ्तार किया है, रेड मारी है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इस युद्ध में यह पहली बार ऐसा हो रहा है जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड मार रही है इजरायल की सेना।